हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। इसमें आपने इम्पल्स पढ़ा हुआ है और इम्पल्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आइए इस पर बेस्ड एक और छोटे से क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, ए मशीन गन हैज ए मास ऑफ 20 किलोग्राम इट फायर्स 30 ग्राम bullets at the rate of 400 bullets per second with a speed of 400 meter per second. What force must be applied to the gun to keep it in position? इसको इसकी पोजीशन में रखने के लिए कितना फोर्स गन पर लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट देखिए, विचार कीजिए कि ये गन है, इसके अंदर बुलेट्स हैं। गन और बुलेट को मिलाकर के एक सिस्टम बन रहा है। गन और बुलेट को मिलाकर के एक सिस्टम बन रहा है। पूरा सिस्टम रेस्ट में है ना। जैसे फायर करते हैं, बुलेट तुरंत बुलेट मोशन में आती है। ये बुलेट के मोमेंटम में चेंज होता है। क्या होता है? बुलेट के मोमेंटम में चेंज होता है। तो बुलेट के मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम जो होगा वो बुलेट पे लगा फोर्स होगा। तो गन ने बुलेट पे जितना फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पर भी उतना बैक फोर्स लगाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, गन ने बुलेट पे जितना फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पर भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी। अभी बुलेट जब गन पे फोर्स लगाएगी तो गन पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। अगर हमें इसको इसकी पोजीशन में रोक के रखना है तो जितना फोर्स गन पर बैक डायरेक्शन में लग रहा है उतना फोर्स हमें गन पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा के रखना पड़ेगा, है ना। हम उसको अच्छे सपोर्ट दे के चलाते हैं ताकि हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स वहाँ पे लगा के रख पाएँ, जिससे गन अपनी पोजीशन में बनी रहे। तो आइए देखते हैं कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पता करना है, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पता करना है। तो हमको क्या पता करना है? रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम पर बुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑन फायरिंग है ना। जैसे फायर किया गया तो फायरिंग करते ही बुलेट के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम। क्यों भैया? टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पता करना है। तो एक बुलेट जो निकल रहे थे, एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स शॉर्टेड पर यूनिट टाइम कर देंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम गिवन है यहाँ पे 400। ये है 400 इनटू मास ऑफ वन बुलेट 30 ग्राम, 30/1000 इंटू वी वेलोसिटी, है ना। इस प्रकार से देखा जाए तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू NMV। N का मतलब 400, M का मतलब मास, V का मतलब वेलोसिटी जो कि 400 गिवन है ना, सॉरी 400। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 4 3 12, 12 4 48, F इक्वल टू 4800 न्यूटन आ गया। 4800 न्यूटन आ गया।
स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मिलता है देखने के लिए। ये तो आपने फोर्स निकाल लिया, कितना फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है कि एक डिस्क है जिसका मास m है, जिसका मास m है, नीचे से इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पेबल्स मारे जा रहे हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े मारे जा रहे हैं जो v वेलोसिटी से जाकर टकरा रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से जाकर टकरा रहे हैं। इन पेबल्स के जो मासेस हैं m मास के पेबल्स v वेलोसिटी से जाकर के सरफेस के परपेंडिकुलर टकरा रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम कितने पेबल्स मारे जाएं कि ये डिस्क को, इस डिस्क को हवा में ऐसे रेस्ट में बनाए रखा जा सके। मतलब ये डिस्क है, इसको यहां से हम छोड़ देंगे तो डिस्क जाके नीचे गिरेगी। लेकिन हुआ क्या, डिस्क को हमने छोड़ा, लेकिन इधर नीचे से ग्राउंड की तरफ से इस पर हमने लगातार ऐसे पत्थर मारने शुरू कर, पत्थर के टुकड़े, कई पत्थर, मास m के कई टुकड़े मार रहे हैं लगातार। करे पर यूनिट टाइम कितने पत्थर के टुकड़े मारे जाएं कि डिस्क ऐसे हवा में रेस्ट में बनी रहे। तो एक बात मैं बताऊं स्टूडेंट्स, पत्थर के टुकड़े जो मारे जा रहे हैं v स्पीड से टकरा रहे हैं, टकराने के बाद वो रेस्ट में आ जा रहे हैं, वेलोसिटी 0 हो जा रही है। ये पत्थर के टुकड़े टकरा रहे हैं तो उनके मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है यानी पत्थर के टुकड़ों पर फोर्स लग रहा है। अगर पत्थर के टुकड़ों पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही वो पेबल्स इस डिस्क पर भी फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और वो लगने वाला फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के इक्वल होगा। तो वही चीज यहां पे लगाएंगे। ये और एक बात और, ये फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। अगर ये वर्टिकली अपवर्ड लगने वाला फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर दिया, ये डिस्क नीचे क्यों आती? इसके वेट mg की वजह से नीचे आती। पेबल्स के कोलिजन के बाद जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, यानी उसकी वजह से जो फोर्स इंपार्ट हो रहा है इस पर, डिस्क पर, वर्टिकली अपवर्ड इंपार्ट हो रहा है। यदि यह फोर्स इस mg को बैलेंस कर दे तो डिस्क हवा में ऐसे रेस्ट में बनी रहेगी। यानी ये हवा में रेस्ट में बनी रहे, इसके लिए जरूरी है mg इक्वल टू f। f मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मीन्स नंबर ऑफ पेबल्स पर यूनिट टाइम इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पेबल। ओके, ये कैपिटल M लिखा जाएगा। ये दिस इज मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क। ओके, ये मास ऑफ डिस्क है। और नंबर ऑफ पेबल्स थ्रोन पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू mg अपॉन mb। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पत्थर पर यूनिट टाइम मारे जाएं कि डिस्क को रेस्ट में बना के रखा जा सके। तो आप इस तरीके से सॉल्व करके ले आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम hits a ball at an angle of 45 degree with the velocity of 14 meter per second. If the ball rebounds at 90 degree to the direction of incidence, calculate the impulse received by the ball. देखो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन करना होता है, वैसे इसको मैं एक बार आपको बता चुका हूं, बस डेटा हमारा डिफरेंट था। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ऐसे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को आप पहले प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। आपके 11th में जो कुछ भी है सब प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। जनरल लाइफ में ऐसे इवेंट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, जान सकते हैं कैसा कैसे पॉसिबल है। अभी आप वॉल पर ऐसे बॉल को ऐसे किसी एंगल पर आप थ्रो करते हैं, देखते हैं बॉल उतने एंगल पर ऊपर की तरफ जाती है ना। तो ये केसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने रियल लाइफ में, सारी चीजें ऐसी हैं। तो आप ऐसे करके देखिए। क्वेश्चन बोलता है एक बॉल है, एक वॉल से कोलाइड करती है 45 डिग्री। आप एक वॉल बना दीजिए पहले, इस पर 45 डिग्री पर एक बॉल को इंसिडेंट करा दीजिए। अब देखिए भैया, ये 45 डिग्री पर है वॉल के साथ,
तो एक बात जरा सोचिए स्टूडेंट्स, अब इस बॉल को किधर जाना चाहिए? अपना जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बोलता है कि बॉल को इधर जाना चाहिए, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में भी तो बोला गया है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री पर जाना चाहिए। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस यही है ना, सीधे यही है। इससे 90 डिग्री लेकर आने की कोशिश करेंगे तो इतना तो 45 हो जाएगा, 45 और इधर, मतलब बॉल ऐसे ही जाएगी, है ना। देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री पर। कुछ स्टूडेंट्स इसी बात पे घबरा के सर 90 डिग्री क्या दे रखा है, मुझसे पूछे कि सर इस क्वेश्चन को आप बताइए, समझ नहीं आ रहा 90 डिग्री क्या दे रखा है। तो ये देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, 90 डिग्री क्या दे रखा है इसमें। 90 डिग्री मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री पर रिबाउंड होती है। रिबाउंड मतलब जिस मीडियम में आ रही थी ये बॉल उसी मीडियम में वापस लौटना है उसको, बस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री पर होनी चाहिए। मतलब वॉल के साथ अब भी वो 45 डिग्री पर रिबाउंड होगी। चेंज इन मोमेंटम बताना है स्टूडेंट्स। पुराने केस अगर आपको याद हो, पुराने केस अगर आपको याद हो, बिल्कुल मैंने ऐसा ही बताया था आपको, मेरा थीटा भी यहीं पर था। और ऐसे केस में चेंज इन मोमेंटम आपने जो निकाला था 2p sin थीटा, और सामने माइनस भी लगा हुआ था, डायरेक्शन लेफ्ट होने की वजह से ऐसा आया था। लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर से कर देते हैं। माना कि इस बॉल का मोमेंटम p है, रिबाउंड हो रही है, मतलब जिस मोमेंटम से कोलाइड की थी उसी मोमेंटम से लौट रही है, बट डायरेक्शन बदल गई है तो p मोमेंटम से। अच्छा एक काम करना है, p की हमें दो कंपोनेंट कर लेने हैं। ये देखिए एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। और अगर आप देखिए तो ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ऐसे ही इसको भी आप रिजॉल्व कर लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल ना। और ये 45 तो ये 45, मतलब ये भी थीटा। ओके, मोमेंटम, मोमेंटम जो है अपना p है, इधर वाला कंपोनेंट p cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट p sin थीटा। ऐसे ये वाला p cos थीटा, ये वाला p sin थीटा। अब जो आपने पुराना लेक्चर हमारा देखा होगा तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा। हाँ, वैसे भी देख लीजिए आप, y डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट हैं, इनका डिफरेंस तो 0 आ जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड है। बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात की जाए, p sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए इनका जो डिफरेंस आएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम जो आएगा डेल्टा p, और इसी को आप इम्पल्स बोल सकते हैं, यह आएगा 2p sin थीटा। सामने माइनस भी आता है तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करूंगा। इसी को तो हम इम्पल्स भी बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा p -2 इंटू p का मतलब m इंटू v इंटू साइन थीटा। यहाँ पे 45 डिग्री है तो डेल्टा p इक्वल टू जो आ रहा है यहाँ पर -2 इंटू मास। मास कितना दे रखा है इसका? 20 ग्राम, 20/1000 इंटू v वेलोसिटी 15 इंटू 1/√2, 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? डेल्टा p इक्वल टू ये आ जाएगा, ये 0 तो कैंसिल हो गया, 15 4 जा 60 -60/100 इंटू 0.706। डेल्टा p इक्वल टू आ जाएगा, ये एक 0 और कट जाएगा तो ये 0.6 बन जाएगा इंटू 0.707। आप इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0.42 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आ गया इम्पल्स। अगर इसी में बोला होता कि अगर ये प्रोसेस 1 सेकंड में अकर हुआ है तो बताइए फोर्स कितना लगा बॉल पर, तो आप क्या करते? इम्पल्स की जगह पे आप लिख देते
फोर्स एवरेज फोर्स इंटू टाइम इंटरवल इक्वल टू 0.42। हाँ, तो एवरेज फोर्स इक्वल टू 0.42 अपॉन 0.1 सेकेंड, बोला ना 0.1 सेकेंड लगा था, आ जाएगा 4.2 न्यूटन, ऐसा भी बन जाता। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको इम्पल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करने आ गए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी और अच्छे क्वेश्चंस मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं अभी और मैं उनको आपके सामने डिस्कस कर दूँ उसके बाद, है ना। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में आया करता है ना, क्योंकि बच्चों मैं तो क्लास 11th के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे पहले तो बेसिक लेवल में ही सारी चीज़ आपको बतानी है। तो सारी बातें मैं बताऊँगा, जो कि मैं आपको बताने जा रहा था कि आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में एक क्वेश्चन आया करता है कि प्रूव कीजिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ ही रियल लॉ है, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ इज आल्सो Newton's second law contains the Newton's first law and third law also। किस न्यूटन सेकेंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों समाहित है। इसके बारे में एक बार मैं पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन आइए आज मैं थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि कैसे है। तो पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है न्यूटन सेकेंड लॉ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा कंटेन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हाउ यू कैन प्रूव इट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है भैया, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए। इफ एफ नेट यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0, देन एम ए इक्वल टू 0, implies that a इक्वल टू 0 बिकॉज m कैन नॉट बी 0। कोई पार्टिकल है तो उसका मास सही है। A0 मतलब v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू 0 implies that v माइनस यू implies that v इक्वल टू u। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में नो चेंज। इस प्रकार से वी हैव प्रूव्ड if external force is 0 then there is no change in the velocity of the body। बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, है ना। कैन नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी बाय इटसेल्फ विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। अगली बात है न्यूटन्स सेकेंड लॉ कंटेन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ को कैसे प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे है इसमें। आइए दो बॉडीज की बात करते हैं। ये दो बॉडीज किसी तरह से एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन में आती हैं। बॉडी ए, बॉडी बी। ए ने बी पर जो फोर्स लगाया उसे हम एफ बी ए लिखेंगे, है ना, और बी ने ए पर जो फोर्स लगाया उसे एफ ए बी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एफ ए बी का मतलब हुआ, सफिक्सेस पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंड एफ बी ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ओके स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों बॉडीज पर फोर्स लगे हैं
तो बॉडीज के मोमेंटम में चेंज भी होगा। क्या होगा? बॉडीज के मोमेंटम में चेंज भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, चेंज इन मोमेंटम dpa is the change in momentum of A, and dpb is the change in momentum of B in same time interval dt. This implies that according to Newton's second law, FAB, force on A due to B, change in momentum of A, dpa upon dt in vector form, and FBA is equal to dpb upon dt. एक बात और सोचिए स्टूडेंट्स, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ दिस टू बॉडी अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा? सम कीजिए, FAB प्लस FBA इज इक्वल टू dpa अपॉन dt प्लस dpb अपॉन dt. देखिए बार डी बाई डी टी दोनों में है, कॉमन कर सकते हैं। FAB प्लस FBA इज इक्वल टू क्या आ रहा है? डी बाई डी टी ऑफ PA प्लस PB। PA प्लस PB का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, मोमेंटम ऑफ A, और PB का मतलब है मोमेंटम ऑफ B। और D लग गया तो दोनों के मोमेंटम का सम यानी PA प्लस PB टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। दोनों को मिला के देखा जाए, क्या दोनों को मिला के देखा जाए, दोनों को मिला के देखा जाए तो सिस्टम बनेगा। और PA प्लस PB मतलब उस सिस्टम का मोमेंटम होगा। क्या होगा? सिस्टम का मोमेंटम। और सामने D लगा दिया तो dPA प्लस PB टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बट नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ये बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बात सही है, लेकिन कोई बाहरी फोर्स इन पर नहीं लग रहा है, ये बात भी सही है। और बाहरी फोर्स अगर इन पर नहीं लग रहा है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ही ये चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, है ना। अब यहीं पे मैं आपको बताने चल रहा हूं, सिंस या इफ नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो, देन टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू जीरो। इंडिविजुअली डीपी जीरो नहीं, डीपीए जीरो नहीं होगा, डीपीबी जीरो नहीं होगा, बट कलेक्टिवली डीपीए प्लस पीबी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ए पर फोर्स लग रहा है बी के द्वारा, तो ए के मोमेंटम में चेंज होगा। बी पर फोर्स लग रहा है ए के द्वारा, तो बी के मोमेंटम में फोर्स लगेगा, यानी ये भी सही रहेगा और ये भी सही रहेगा। लेकिन दोनों को मिलाकर के एक बॉडी समझी जाए, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ तो इसके मोमेंटम में भी चेंज होना चाहिए जीरो, और मोमेंटम में चेंज होगा जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये इस बात से प्रूफ हो, इक्वल होने से बात प्रूफ हुई, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। सामने नेगेटिव लगने से पता चला
कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखा गया कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही हैं। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। बात समझ रहे हैं? एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स एक्सर्ट करती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है। शुरू में देखो हमने कहीं पर जिक्र नहीं किया कि फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन लास्ट में उन्हें प्रूव कर दिया। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ के बेसिस पे न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव कर देना, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ में ही न्यूटन थर्ड लॉ भी समाहित है। न्यूटन थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ। Thus we can say that Newton's first law and third law are contained in Newton's second law. Therefore, Newton's second law is the real law of motion. Students, आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, है ना। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखिए इसमें होता क्या है, एक हॉर्स कार्ट को कैसे खींचता है ना। एज्यूम कीजिए ये कार्ट है, यानी स्टूडेंट्स ऐसे धीरे धीरे हम आपको अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन की तरफ आगे लेकर चल रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, जो भी है ऐसा ही ठीक है। ये कार्ट है, इसको पुल करने के लिए इससे एक हॉर्स को बांधा गया है इधर। तो पूरा हॉर्स की फोटो मैं नहीं बनाऊंगा, आप सिंपली समझिए। यहां पर हॉर्स है, इसे कैसे पुल करेगा? पुल करने के लिए अपने पैर से ये हॉर्स ऐसे इंक्लाइंड डायरेक्शन पर ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा, तो ग्राउंड का रिएक्शन इस पर ऐसे लगेगा आर, है ना। ये क्या है? फोर्स ऑन ग्राउंड बाय हॉर्स। ओके, ये क्या है? रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन हॉर्स। ओके, रिएक्शन लगा। बात को समझिएगा अच्छे से स्टूडेंट्स। अर्थ ने ये रिएक्शन लगाया, यहां पे क्या है? ये मैंने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है हॉर्स को। किसको? हॉर्स को। ये क्या है? कार्ट है। तो स्टूडेंट्स विचार कीजिए, इसके दो कंपोनेंट होंगे और इस पर हॉर्स पर और कौन सा फोर्स लग रहा है? हॉर्स पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पहले विचार कर लीजिए। हॉर्स का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हॉर्स का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। इसे हम W से रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना, स्मॉल w। और एक रिएक्शन और एक और फोर्स लगेगा जब हॉर्स इस रोप के हेल्प से कार्ट को पुल कर रहा होगा, तो इस चक्कर में हॉर्स कार्ट पर एक फोर्स लगाएगा, ये टेंशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, कार्ट भी हॉर्स पर उतना ही फोर्स लगाएगा, इसे भी बोलेंगे टेंशन। मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी स्ट्रिंग में जब एक टेंशन क्रिएट होता है, यानी किसी स्ट्रिंग के द्वारा किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है, जो फोर्स स्ट्रिंग के अलोंग काम करता है, उसे टेंशन कहते हैं। जैसे यहां से हम इस फिंगर को एक स्ट्रिंग से बांध करके ऐसे पुल करें, तो स्ट्रिंग के द्वारा इस पर फोर्स लगाया जाएगा स्ट्रिंग के अलोंग हमारी तरफ। हाँ, वो जो स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स लगेगा इस पर, वो होगा टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स ये
हॉर्स ने कार्ट पर फोर्स लगाया, टेंशन बोला गया जिसे, तो कार्ट ने हॉर्स पर भी उतना ही फोर्स लगाया टी। और जरा विचार कीजिए, ये जो मैं डब्ल्यू लिखा हूं इसको हम स्मॉल एम जी भी लिखेंगे कि मास ऑफ हॉर्स स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और एक बार विचार कीजिए, हॉर्स के मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है फोर्सेस को या तो एक दूसरे के अलोंग कर लो या तो परपेंडिकुलर कर लो। ऐसे करने का तरीका है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फोर्सेस वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, तो एक काम करते हैं, आर को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस में तोड़ देते हैं। आर को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, है ना। इसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कैपिटल एस से, वर्टिकल कंपोनेंट को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल को कैपिटल एस से और वर्टिकल को कैपिटल वी से। तो स्टूडेंट्स, हॉर्स की कहानी हो गई। इस प्रकार से हमने देखा हॉर्स पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब सॉल्व करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि हॉर्स का कोई वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा है, यानी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इक्वल अपोजिट हो गए। वे इक्वल टू डब्ल्यू एम जी हो गया, हमको कोई जरूरत नहीं है उसकी, छोड़ दो। हाँ, हॉर्स मान लीजिए एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? ए से। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, पहले तो आप इस पर नेट फोर्स पता करिए। नेट फोर्स ऑन हॉर्स क्या होगा? वर्टिकल फोर्सेस का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ये वाला जो कैपिटल एफ है ये हॉर्स पर नहीं है, ये हॉर्स ने ग्राउंड पे लगाया है। आर के दो कंपोनेंट कर लिए, आर का भी कोई मतलब नहीं बचा, सिर्फ मतलब अब बचा एच और टी का। डायरेक्शन अपोजिट है, रिजल्टेंट निकालना है, इनका डिफरेंस लिया जाएगा, एच माइनस टी हो जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इंप्लाइज दैट एच माइनस टी इक्वल टू एम ए हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन दी हॉर्स एच माइनस टी है, एच माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया? एम इंटू ए हो गया। ऐसे कार्ट की बात देख लीजिए। कार्ट की बात इस प्रकार से जो मैंने फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है ना, हॉर्स को पॉइंट बोल करके फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है ना, इसको फ्री बॉडी डायग्राम भी कह सकते हैं। अभी आगे मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आश्रित कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी तरफ आपको मैं लेके चल रहा हूँ। आप लोग कैसे कैसे सीखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत आसान है। ये देखिए, कार्ट की बात कर लीजिए। कार्ट का भी वेट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, कैपिटल एम जी। हाँ, ग्राउंड का रिएक्शन भी यहां पर वर्टिकली अपवर्ड ही लग रहा होगा, आर एस। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये कार्ट आगे बढ़ेगी तो अर्थ सरफेस खुदा इस पर एक बैक फोर्स लगाया जा सकता है, जिसे हम फ्रिक्शन में नाम देते हैं। हाँ, क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन। किसी बॉडी को पुल करते हैं तो हमको पुल करने में फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस पर बैक डायरेक्शन में फोर्स लगता है, शायद वही है फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये कार्ट आगे बढ़ेगी तो इस पर एक बैक डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, शायद ये है फ्रिक्शन। हाँ, तो कार्ट आगे क्यों बढ़ेगी? अगर हॉर्स का एक्सेलरेशन ये है, दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसे कनेक्टेड बॉडीज बोलेंगे, तो इसलिए हॉर्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो कार्ट का भी एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? कार्ट का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि एक अलग स्पीड से दौड़ेगा, ये अलग स्पीड से दौड़ेगी, नहीं, दोनों का स्पीड सेम होगा, दोनों का स्पीड में चेंज सेम होगा, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ हाँ। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स ऑन कार्ट होगा भैया टी माइनस एफ। क्या होगा? टी माइनस एफ।
और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो T माइनस एफ इंप्लाइज दैट T माइनस एफ इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्सीलरेशन है यहाँ पर A। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। T माइनस एफ इक्वल टू M। दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग नहीं है। दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग नहीं है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है कलेक्टिवली। तो एक काम करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या होगा, ऐड करेंगे तो एच तो अपनी जगह पर ठीक है, माइनस टी प्लस टी 0 हो जाएगा और ये माइनस एफ आएगा इक्वल टू स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए। दोनों में से ए कॉमन कर लें, एच माइनस एफ इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। ये ला करके डिवाइड कर दें तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आ गया एच माइनस एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर क्या, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। आप लोग कंफ्यूज होंगे काफी देर से, सर ये सिस्टम क्या आप लगा रखे हैं, बॉडी क्यों नहीं बोल रहे हैं, बॉडी सिस्टम में कोई डिफरेंस है क्या। देखो भैया, कभी कभी बॉडी और सिस्टम को एक ही बात कंसिडर करते हैं, लेकिन जिससे बॉडी अक्सर बोल देते हैं उसको पार्टिकल बोलना चाहिए। जैसे मैंने हॉर्स को एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही कार्ड को भी एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो यहाँ पे पार्टिकल से, है ना। सिस्टम बोलने का मतलब हो गया इसमें कई पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इंटरेक्टेड होते हैं। ये दूसरे ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट। जैसे यहाँ पर हॉर्स एंड कार्ट है, देखिए ये एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए ना, ये दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हैं, ये एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्टेड हैं। हॉर्स अगर कार्ट पे फोर्स लगाएगा तो कार्ट भी हॉर्स पे इक्वल फोर्स लगाएगा। अगर इन दोनों को एक ही सिस्टम के रूप में देखा जाए तो ये इंटरनल फोर्सेस हो गए। क्या हो गए, इंटरनल फोर्सेस हो गए। अब मोशन की स्टडी में इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। आप जरा विचार करके देख लीजिए, सोच के देख लीजिए, इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। ये इंटरनल फोर्सेस एंड टेंशन और टेंशन, और देखिए फार्मूले में टेंशन आया भी नहीं है, हा? मैं बताता हूं, अगर आप पूरे को सिस्टम के रूप में देखेंगे, ऐसे सिस्टम के रूप में देखेंगे तो इस पर काम करने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हुए। इंटरनल फोर्सेस का तो जिक्र ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सिस्टम के भीतर जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और वो एक दूसरे पे रिजल्टेंट 0 देते हैं। पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो जाया करता है। इसलिए इंटरनल फोर्सेस को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हुए, वेट, रिएक्शन को हमने हटा दिया 2 कंपोनेंट में तोड़ के, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स बचा। क्या, एच ही एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स बचा। ऐसे कार्ट के बारे में देख लीजिए, रिएक्शन mg से सेटिस्फाई हो गया, टेंशन को लेना ही नहीं है क्योंकि ये अंदर की बात हो गई। बाहर कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ ये F। कौन बचा, F। तो दूसरा एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर ये हुआ। सिस्टम पे 2 ही फोर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फ्रिक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाएगा तो H माइनस एफ आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम इज H माइनस एफ इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम मतलब मास ऑफ हॉर्स प्लस मास ऑफ कार्ट, मतलब स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए इंटू एक्सेलरेशन एम ए। तो जो हमने इतना सब कुछ किया है, अगर आपको सिस्टम और इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे एक लाइन में कर सकते हैं, ओरली विद इन 30 सेकंड कर सकते हैं। बस आपको इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, सिस्टम और पार्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, है ना। यहां पे हमने हॉर्स को अलग लेकर के इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया तो ये पार्टिकल की बात किया है। कार्ट को अलग लेकर के इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया तो दूसरे पार्टिकल की बात किया हुआ है हमने।
फिर दोनों पार्टिकल को दोनों को साथ में सॉल्व किया, आइडिया सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करने की कोशिश किया, अब इन दोनों पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो पार्टिकल्स को सेपरेटली स्टडी करके फिर उनको हम एक दूसरे से जोड़ते हैं, फिर जाकर के रिजल्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम पार्टिकल्स को अलग अलग स्टडी न करके एज ए होल सिस्टम की स्टडी किया करते हैं, तब हम इंटरनल फोर्सेस को कोई चिंता ही नहीं होती है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को ऑब्जर्व करके सीधा सीधा हम रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। तो ये सिस्टम के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप लोग एक्सेलेशन ऐसे आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। इतना पढ़िएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत होती है बताइएगा, नोट्स बनाते चलिए। कोई दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जरूर जुड़िए और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी एजुकेशन मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू, और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।